स्टूडेंट्स, आई एम प्रभाकर पांडे। आज हम आप लोगों को क्लास 11th और क्लास 12th में एक प्रश्न हर साल आता है, बाई नेम रिएक्शन, माने किसी वैज्ञानिकों के नाम पर उस समीकरण का नाम रहता है, उसके बारे में लिखना होता है, या उसी रिएक्शन को कैसे प्राप्त करेंगे या क्या होता है जबकि के रूप में पूछा जाता है। किसी न किसी रूप में हर साल ये इक्वेशन आते हैं। इसके पहले की वीडियो में भी मैं कुछ बाई नेम रिएक्शन के बारे में बता चुका हूँ। आज उन अभिक्रियाओं के अतिरिक्त, जैसा कि इसके पहले मैं आपको कार्बिल-एमीन अभिक्रिया, फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया, रीमर-टीमन अभिक्रिया, ऊर्ज अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया, ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया, परकिन अभिक्रिया और इटार्ड अभिक्रिया के बारे में जानकारी दे चुका हूँ। इसके अतिरिक्त भी बाई नेम रिएक्शन होते हैं, जिनके बारे में आज मैं चर्चा करूँगा। क्लास 11th और क्लास 12th के सभी स्टूडेंट इसकी तैयारी कर लेंगे तो उनको परीक्षाओं में इस प्रश्न को हल करने में काफ़ी सरलता महसूस करेंगे और प्रश्न को हल कर सकेंगे। उसी कड़ी में आज बाई नेम रिएक्शन के रूप में जो पहला रिएक्शन मैं बताने जा रहा हूँ वो है एल्डोल संघनन अभिक्रिया। एल्डोल संघनन अभिक्रिया क्या है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोनिल यौगिक, अल्फा हाइड्रोजन युक्त माने उस क्रियात्मक समूह के बगल कोई हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो, उसके जस्ट बगल वाला परमाणु अल्फा हाइड्रोजन कहलाता है। तो अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोनिल यौगिक, कार्बोनिल यौगिक से तात्पर्य है कोई एल्डिहाइड या कीटोन, कोई एल्डिहाइड या कीटोन किसी क्षार की उपस्थिति में आपस में जुड़ करके एक नया यौगिक बनाते हैं। इस प्रकार बने यौगिक को एल्डोल और इस प्रकार की अभिक्रिया को एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहा जाता है। यह अभिक्रिया अल्फा हाइड्रोजन रखने वाले एल्डिहाइड और कीटोन इस प्रकार की अभिक्रिया देते हैं। जैसा कि आप इसके एग्जाम्पल के रूप में जान सकते हैं, जैसे कोई क्षार, जैसे पोटेशियम कार्बोनेट है, पोटेशियम कार्बोनेट क्षार की उपस्थिति में एसिटाल्डिहाइड के दो अणु संघनित होकर के एल्डोल बनाते हैं। यह अभिक्रिया एल्डोल संघनन का एक उदाहरण है। जैसा कि आप देख रहे हैं, एल्डोल संघनन अभिक्रिया, एल्डोल संघनन, एल्डोल संघनन। अभी मैंने कहा जैसे पोटेशियम कार्बोनेट क्षार की उपस्थिति में एसिटाल्डिहाइड के दो अणु मिलकर के एक नया यौगिक बनाते हैं जिसको एल्डोल कहा जाता है। इस प्रकार की अभिक्रिया एल्डोल संघनन का उदाहरण है। जैसा कि आप देख रहे हैं, CH3CHO प्लस HCH2, HCH2 का मतलब CH3CHO। ये एसिटाल्डिहाइड के दो अणु लिए गए हैं, एसिटाल्डिहाइड, ये क्षार K2CO3 है, K2CO3 क्षार है। इसकी उपस्थिति में बन जाएगा CH3CHO और H मिलकर CHOH, फिर CH2CHO बना लेगा। ये बनने वाला यौगिक एल्डोल कहलाता है। एल्डोल बन गया और इस प्रकार की अभिक्रिया एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहलाएगी। तो एल्डोल संघनन अभिक्रिया का ये एग्जाम्पल था। इसी प्रकार से एक दूसरे प्रकार की भी अभिक्रिया होती है जिसको हम क्लेजन संघनन अभिक्रिया कहते हैं। एल्डोल संघनन के बाद क्लेजन संघनन अभिक्रिया क्या होती है? वह अभिक्रिया जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणुओं युक्त किसी एस्टर, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु युक्त किसी एस्टर के दो अणु सोडियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में परस्पर अभिक्रिया करके कीटो एस्टर बनाते हैं। यह अभिक्रिया क्लेजन संघनन अभिक्रिया कहलाती है। यानी अल्फा हाइड्रोजन युक्त कोई एस्टर होगा, उसके दो अणु सोडियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में कंबाइंड होकर के कीटो एस्टर बना लेंगे। यह कीटो एस्टर बनने की यह क्रिया क्लेजन संघनन कहलाएगी। जैसे एथिल एसीटेट एक एस्टर है, क्लेजन संघनन। दूसरी अभिक्रिया है क्लेजन संघनन। इसमें बताया गया कि किसी भी अल्फा हाइड्रोजन युक्त दो एस्टरों के अणु सोडियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में कंबाइंड होकर के नया यौगिक बनाते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया
क्लेजन संघनन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे आपका एथिल एसीटेट एक एस्टर है, इसके दो अणु सोडियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में अभिक्रिया करके एथिल एसीटो एसीटेट बनाते हैं। एथिल एसीटो एसीटेट बनने की यह क्रिया क्लेजन संघनन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे CH3 COO C2H5 प्लस दूसरा अणु उसका है HCH2 माने CH3 CH2H माने CH3 COO C2H5। ये एथिल एसीटेट एस्टर है, इसके दो अणु लिए गए हैं। एथिल एसीटेट है, ये एक एस्टर है, इसके दो अणु लिए गए हैं। ये दोनों कंबाइन हो रहे हैं सोडियम एथॉक्साइड का सूत्र होता है C2H5O यानी C2H5ONA। ये सोडियम एथॉक्साइड है, इसकी उपस्थिति में यहाँ से यह चीज मुक्त हो जाएगा, यह चीज मुक्त होगा और बचेगा CH3CO CH2 COO C2H5 प्लस C2H5OH। यहाँ से C2H5OH, ये C2H5OH मुक्त हो गया और शेष जो बचा इसका नाम है एथिल एसीटो एसीटेट। एथिल एसीटो एसीटेट बन गया। तो इस तरह से एथिल एसीटेट के दो अणु, एथिल एसीटेट एक एस्टर, इसके दो अणु सोडियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में कंबाइंड होकर एथिल एसीटो एसीटेट और एथिल C2H5OH बना लिए। यह अभिक्रिया क्लेजन संघनन अभिक्रिया कहलाती है। यह क्लेजन संघनन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। इसी कड़ी में बाइनेम रिएक्शन के अंतर्गत तीसरा रिएक्शन जो मैं चर्चा करने जा रहा हूँ वो है हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया क्या है? ब्रोमोमाइड अभिक्रिया। हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया है क्या? जब किसी एमाइड को ब्रोमीन तथा कास्टिक पोटाश के साथ गर्म किया जाता है तो प्राथमिक एमीन बनता है। प्राथमिक एमीन बनाने की यह क्रिया हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया कहलाता है। यह एक अति महत्वपूर्ण अभिक्रिया है जो प्राथमिक एमीनों के बनाने के काम में लाया जाता है। यानी जब किसी एमाइड को, जैसे एसीटामाइड को ब्रोमीन तथा क्षार के साथ, या क्षार माने कास्टिक पोटाश या कास्टिक पोटाश के साथ ही क्रिया होती है, के साथ क्रिया करने पर प्राथमिक एमीन बनता है। प्राथमिक एमीन बनने की अभिक्रिया हाफमैन ब्रोमोएमाइड अभिक्रिया कहलाती है। हाफमैन ब्रोमोएमाइड अभिक्रिया है क्या? तीसरा है हाफमैन ब्रोमोएमाइड अभिक्रिया। हाफमैन ब्रोमोएमाइड अभिक्रिया, जैसे कि बताया गया, हाफमैन ब्रोमोएमाइड अभिक्रिया में कोई एमाइड, जब किसी एमाइड को ब्रोमीन तथा क्षार कास्टिक पोटाश के साथ अभिकृत करते हैं तब कोई प्राथमिक एमीन बनता है। प्राथमिक एमीन बनने की यह अभिक्रिया हाफमैन ब्रोमोएमाइड अभिक्रिया कहलाती है। हाफमैन ब्रोमोएमाइड अभिक्रिया का एग्जाम्पल, जैसे एमाइड में, जैसे एसीटामाइड ब्रोमीन और कास्टिक पोटाश लेते हैं तब मेथिल एमीन बनता है। जैसा कि ये CH3CONH2, ये एसीटामाइड है, ये एसीटामाइड है। इसकी क्रिया ब्रोमीन यानी Br2 प्लस कास्टिक पोटाश 4KOH के साथ हो रही है, जिससे बन रहा है CH3NH2। मेथिल अमीन बन गया जो प्राथमिक अमीन है। 2KBr 2H2O। इस अभिक्रिया के अंतर्गत जैसे आपने एसीटामाइड लिया, इसकी क्रिया ब्रोमीन और कास्टिक पोटाश के साथ हुआ, इससे मेथिल अमीन प्राथमिक अमीन बन गया, पोटेशियम ब्रोमाइड बना, H2O बना और पोटेशियम कार्बोनेट भी बनता है इसके साथ, +2K2CO3। यानी ये एसीटामाइड था। एसीटामाइड क्रिया ब्रोमीन और 4KOH कास्टिक पोटाश के साथ हुआ, इससे मेथिल अमीन CH3NH2 बना, 2KBr पोटेशियम ब्रोमाइड बन गया, 2H2O मुक्त हुआ और K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट बन गया। यह अभिक्रिया
हाफ मैन ब्रोमोएमाइड अभिक्रिया कहलाती है। तो बाई नेम रिएक्शन की कड़ी में आपने अभी तक एल्डोल संघनन, क्लेजन संघनन और हाफ मैन ब्रोमोएमाइड अभिक्रिया के बारे में जाना। नेक्स्ट जो बाई नेम रिएक्शन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कक्षा 11th में प्रायः पूछा जाता है, 12th की भी परीक्षा में आता है, क्योंकि यह अभिक्रिया किसी कार्बोनिल यौगिक जैसे एल्डिहाइड या कीटोन द्वारा संपन्न होती है। तो एल्डिहाइड और कीटोन चैप्टर 12th में, इसलिए 12th में भी पूछा जाता है। और इसके द्वारा कोई एल्केन बनता है। 11th में एल्केन बनाने की विधि भी है। तो क्लास 11th और 12 दोनों की दृष्टि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये रिएक्शन है क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया। ये क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया है क्या? जब जिंक अमलगमित मतलब है कि जिंक के साथ मरकरी हो, जिंक अमलगमित सांद्र HCl द्वारा जब किसी कार्बोनिल यौगिक का मतलब है एल्डिहाइड या कीटोन की अभिक्रिया होती है, तब वहां सिंगल बॉन्ड CO यानी कीटो समूह सिंगल बॉन्ड CH2 समूह में परिवर्तित हो जाता है और कोई एल्केन बनता है। एल्केन बनने की यह अभिक्रिया क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया अभिक्रिया एल्डिहाइड और कीटोन दोनों देते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया है, जो एल्केनों के बनाने की एक प्रमुख अभिक्रिया कही जाती है। यहाँ सिंगल बॉन्ड CO यानी कीटो समूह सिंगल बॉन्ड CH2 ग्रुप में अपचयित हो जाता है। जैसा कि कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, इसकी अभिक्रिया किस तरह हो रही है इसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अभिक्रिया चौथी अभिक्रिया है क्लीमेंसन अभिक्रिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जब कोई एल्डिहाइड या कीटोन जिंक अमलगमित HCl द्वारा अपचयित होता है, तब कोई एल्केन बनता है। यह अभिक्रिया क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे मैं कीटोन ले रहा हूं, कीटोन में एसीटोन का सूत्र है CH3 COCH3। ये एसीटोन है, ये CH3CO एसीटोन है। इसको जिंक अमलगमित सांद्र HCl द्वारा यानी ZnHg और फांद HCl द्वारा अपचयित किया जा रहा है। अपचयित मतलब 2H, 2 हाइड्रोजन इसके साथ है, इससे बन जा रहा है। यहाँ CO समूह CH2 समूह में परिवर्तित हो जाएगा, यानी इससे बन जाएगा CH3 और प्लस H2O मुक्त हो जाएगा। ये बन गया C3H8 यानी प्रोपेन बन गया। प्रोपेन इस तरह से एसीटोन से प्रोपेन बन गया। एसीटोन से प्रोपेन बनाने की अभिक्रिया क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हैं। मान लीजिए एसिटाल्डिहाइड लिया गया है CH3CHO, ये एसिटाल्डिहाइड है। इसका अपचयन ZnHg और HCl द्वारा हो रहा है। यहाँ 2H जुड़ जाएगा, इसका अपचयन हो रहा है, इससे बन जाएगा CH3CH2 प्लस H2O, यानी बन गया CH3 एथेन बन गया, एथेन। तो इससे प्रोपेन बना था, इससे एथेन बन गया। तो चाहे कोई एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, उसको जब जिंक अमलगमित HCl द्वारा अपचयित करेंगे तो संगत एल्केन बनेगा। एल्केन बनने की अभिक्रिया क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। इसी कड़ी में बाई नेम रिएक्शन की कड़ी में अगला रिएक्शन है विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। ये विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया क्या है? विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया वास्तव में ईथरों के बनाने की विधि है। इसके द्वारा कोई ईथर बनाया जाता है। जब सोडियम एथॉक्साइड को किसी एल्किल हैलाइड
के साथ गर्म करते हैं तब ईथर बनता है। ईथर बनाने की यह क्रिया विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती है, जो कि एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। जैसा कि अगर एग्जाम्पल रूप में देखना चाहते हैं, सोडियम एथॉक्साइड है, इसकी क्रिया मान लीजिए एथिल ब्रोमाइड के साथ हो रही है तो उससे डाई एथिल ईथर बन जाएगा। यह अभिक्रिया विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहलाएगी। विलियमसन संश्लेषण, विलियमसन संश्लेषण। अभी आपने चर्चा किया है सोडियम एथॉक्साइड। सोडियम एथॉक्साइड का सूत्र है C2H5ONa। ये सोडियम एथॉक्साइड है, सोडियम एथॉक्साइड। इसकी क्रिया मान लीजिए एथिल ब्रोमाइड के साथ हो रहा है C2H5Br, इसके साथ गर्म कर रहे हैं, इससे बन जाएगा C2H5O, C2H5 और NaBr मुक्त हो जाएगा। ये डाई एथिल ईथर प्राप्त हो गया, डाई एथिल ईथर। यानी जब सोडियम एथॉक्साइड को हम एथिल ब्रोमाइड के साथ गर्म किए तो डाई एथिल ईथर प्राप्त हो गया। ईथर बनाने की यह विधि विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती है। तो विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया के बारे में भी आपने अभी जाना कि क्या होता है विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। इसी प्रकार से अगली अभिक्रिया है HVZ अभिक्रिया। HVZ अभिक्रिया क्या है? इसका पूरा नाम है हेल्होल्हार्ड-जेलेंस्की अभिक्रिया। हेल्होल्हार्ड-जेलेंस्की अभिक्रिया को शॉर्ट में HVZ अभिक्रिया कहा जाता है। ये HVZ अभिक्रिया क्या है? जब अल्फा हाइड्रोजन युक्त वसा अम्लों को क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ लाल फास्फोरस की उपस्थिति में अभिकृत करते हैं तो अल्फा क्लोरो या अल्फा ब्रोमो अम्ल प्राप्त होता है। इस प्रकार की अभिक्रिया HVZ अभिक्रिया कहलाती है। यानी लाल फास्फोरस उपस्थिति में जब अल्फा हाइड्रोजन मतलब होता है किसी क्रियात्मक समूह के बगल वाला हाइड्रोजन, वो अल्फा हाइड्रोजन परमाणु कहलाता है। तो वह वसायन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है, जैसे कि फार्मिक अम्ल में नहीं होता, तो फार्मिक अम्ल यह अभिक्रिया नहीं देगी। अल्फा हाइड्रोजन युक्त किसी वसी अम्ल को लाल फास्फोरस उपस्थिति में जब क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ अभिकृत करते हैं तब अल्फा क्लोरो या ब्रोमो अम्ल प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया HVZ अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि आप जान सकते हैं, जैसे आपका प्रोपियोनिक अम्ल है HVZ अभिक्रिया, HVZ अभिक्रिया CH3CH2COOH। ये प्रोपेनोइक अम्ल है, प्रोपेनोइक एसिड। इसकी क्रिया मान लीजिए क्लोरीन के साथ हो रही है Cl2 रेड फास्फोरस, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में, इससे बन जाएगा CH3CHCl COOH प्लस HCl। ये बन गया मोनोक्लोरोएस्टिक एसिड। ये मोनोक्लोरोएस्टिक एसिड बन गया। मोनोक्लोरोएस्टिक एसिड बनने की यह क्रिया HVZ अभिक्रिया कहलाती है। HVZ अभिक्रिया भी एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया है जो कि परीक्षा में पूछा जाता है। HVZ अभिक्रिया के बाद अगली अभिक्रिया जो है वो है अगला अभिक्रिया है बेंजोइन संघनन अभिक्रिया। ये बेंजोइन संघनन अभिक्रिया क्या होती है? अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड विलयन के साथ गर्म करने पर बेंजल्डिहाइड के दो अणु संघनित होकर के बेंजोइन बनाते हैं। बेंजोइन बनने की अभिक्रिया बेंजोइन संघनन अभिक्रिया कहलाती है। बेंजोइन संघनन अभिक्रिया भी एक संघनन अभिक्रिया है जो एरोमेटिक यौगिकों में यानी बेंजल्डिहाइड में मुख्यतः पाई जाती है। यानी बेंजल्डिहाइड के दो अणु पोटेशियम साइनाइड, अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड की उपस्थिति में
मिल करके बेंजोइन बनाते हैं। यह अभिक्रिया बेंजोइन संघनन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि देख रहे हैं बेंजोइन संघनन अभिक्रिया। बेंजोइन संघनन अभिक्रिया। बेंजोइन संघनन अभिक्रिया यानी बेंजल हेड में 2 अणु C6H5CHO प्लस C6H5CHO ये बेंजल डिहाइड है। अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड KCN अल्कोहलिक उपस्थित में बन जाएगा C6H5CHOH C6H5 ये बन गया बेंजोइन। बेंजोइन बनने की यह अभिक्रिया बेंजोइन संघनन अभिक्रिया कहलाती है। तो बेंजल डिहाइड से बेंजोइन बनाने की अभिक्रिया बेंजोइन संघनन अभिक्रिया कहलाती है। तो ये कुछ बाइनेम रिएक्शन थे जो आज मैंने चर्चा किया, जैसे कि आपका बेंजोइन संघनन अभिक्रिया, एल्डोइन संघनन अभिक्रिया, क्लेजन संघनन अभिक्रिया, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। इन सब अभिक्रियाओं के बारे में भी आज मैंने बताया, जो कि अति महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं थीं। इनको आप अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। इसी के साथ ही साथ कभी कभी प्रश्न आ जाता है विभेद करने के लिए। जैसे आप कार्बोक्सिलिक एसिड के अंतर्गत फार्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल पढ़ते हैं। कभी कभी आता है कि आप फार्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल में विभेद कैसे करेंगे। ये थियोरेटिकल और प्रैक्टिकली दोनों दृष्टि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फार्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल प्रयोगशाला में भी इसका क्रियात्मक समूह परीक्षण आपके यहाँ है और थियरी में भी दोनों में विभेद पूछा जाता है। दोनों दृष्टि इंपॉर्टेंट है। दोनों में विभेद कैसे करेंगे, प्रयोग के आधार पर ही विभेद किया जाता है। और लिखते कैसे हैं, परीक्षण एक कॉलम में लिखते हैं, दूसरे में मान लीजिए फार्मिक अम्ल है, फार्मिक अम्ल, तीसरे में एसिटिक अम्ल। फिर गुणों के आधार पर दोनों में अंतर क्या है इसको स्पष्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए परीक्षा में आ गया फार्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल में विभेद कैसे करेंगे, तो पहला विभेद कैसे करेंगे, पहला है फेलिंग विलयन के साथ गर्म करने पर। जैसा कि आप जान रहे हैं फेलिंग विलयन ए और बी दो प्रकार का होता है। दोनों को समान मात्रा में मिलाने पर वो लाल रंग का विलयन देता है, वो क्यूपर ऑक्साइड का लाल अवक्षेप प्राप्त होता है। लेकिन अगर वो फार्मिक अम्ल है, फार्मिक अम्ल फेलिंग विलयन के साथ क्यूपर ऑक्साइड का लाल अवक्षेप देता है। अगर लाल अवक्षेप प्राप्त हो जाए तो जान लीजिए कि वो फार्मिक अम्ल है। जबकि एसिटिक अम्ल इस तरह का कोई अवक्षेप नहीं देता। अगर लाल रंग का अवक्षेप ना प्राप्त हो तो कन्फर्म हो जाता है कि वो यौगिक एसिटिक अम्ल नहीं है। इसी प्रकार से दूसरा डिफरेंस आप बता सकते हैं। आप एक प्रखनली में वो अम्ल ले लीजिए, उसमें टॉलन अभिकर्मक, टॉलन अभिकर्मक अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन टॉलन अभिकर्मक कहलाता है। टॉलन अभिकर्मक मिलाने पर अगर फार्मिक अम्ल है तो वो चांदी का भूरा अवक्षेप प्राप्त देता है। अगर चांदी का भूरा अवक्षेप, जिसको सिल्वर मिरर कहा जाता है, प्राप्त हो जाए तो जान लीजिए कि वो फार्मिक अम्ल है। जबकि अगर एसिटिक अम्ल होगा इस तरह का कोई अवक्षेप नहीं देगा। अगर किसी तरह का कोई अवक्षेप न प्राप्त हो तो एसिटिक अम्ल दिया गया है। तीसरा अंतर आप जान सकते हैं, आप वो अम्ल ले लीजिए, उसमें फेरिक क्लोराइड विलयन मिलाइए। अगर विलयन का रंग लाल हो जाता है, जो गर्म करने पर भूरा हो जाता है, तो ये कन्फर्म जान लीजिए कि वो फार्मिक अम्ल है। अगर विलयन लाल हो जाता है लेकिन HCl डालने पर रंग उड़ जाता है, तब जान लीजिए कि वो एसिटिक अम्ल है। यानी उसमें इसको गर्म करेंगे तो भूरा रंग आ जाएगा, उसमें HCl मिलाएंगे तो उसका रंग उड़ जाएगा। अगर ये आता है तो एसिटिक अम्ल है। और अंतराज प्रस्तुत कर सकते हैं HgCl2 विलयन को आप प्रखनली में लेकर कार्बनिक यौगिक में मिलाइए। अगर सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है तो फार्मिक अम्ल है। अगर कोई अवक्षेप नहीं प्राप्त होता तो एसिटिक अम्ल है। इस तरह से आप फार्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल में विभेद कर सकते हैं, अंतर जान सकते हैं। इसी तरह से प्राय पूछा जाता है कि फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड यानी SCHO और CH3CHO में कैसे विभेद करेंगे। तो दोनों का विभेद करने के लिए दो कॉलम बना लीजिए। प्रयोग के आधार पर इसको भी स्पष्ट कर सकते हैं। पहला ये है कि एक प्रखनली में थोड़ा सा वो एल्डिहाइड ले लेते हैं और उसमें NaOH के साथ गर्म करते हैं। अगर NaOH और आयोडीन के साथ गर्म करते हैं, यानी प्रखनली में थोड़ा सा एल्डिहाइड लेकर के उसमें आयोडीन मिलाते हैं और कास्टिक सोडा मिलाकर गर्म करते हैं। अगर आइडोफार्म नहीं बनता है,
यानी पीले रंग का अवक्षेप नहीं प्राप्त होता है तो वो फॉर्मल्डिहाइड अवक्षेप नहीं प्राप्त हो रहा है तो फॉर्मल्डिहाइड है। लेकिन अगर एसिटाल्डिहाइड है तो NaOH और आयोडीन के साथ गर्म करने पर पीले रंग का क्रिस्टल देगा, यानी आइडोफॉर्म प्राप्त होगा। आइडोफॉर्म प्राप्त होता है तो एसिटाल्डिहाइड है, और अगर पीले रंग का अवक्षेप नहीं प्राप्त हो रहा है तो फॉर्मल्डिहाइड है। इसी तरह से दूसरा आप प्रयोग कर सकते हैं। आप थोड़ा सा प्रगननी में एल्डिहाइड ले लीजिए और उसमें रिसार्सिनॉल तथा सांद्र H2SO4 मिलाकर गर्म करिए। अगर लाल बैंगनी रंग प्राप्त हो जाए तो जान लीजिए फॉर्मल्डिहाइड है। अगर लाल बैंगनी रंग नहीं प्राप्त हो रहा है तो एसिटाल्डिहाइड है। इस तरह से दूसरा परीक्षण करके भी आप विभेद कर सकते हैं। इसी तरह से एक प्रश्नली में एल्डिहाइड ले लीजिए, उसमें क्षारीय सोडियम नाइट्रोक्लोराइड विलयन मिलाइए। अगर कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो फॉर्मल्डिहाइड है। अगर लाल रंग का विलयन प्राप्त हो जाता है तो एसिटाल्डिहाइड है। इस तरह से फॉर्मल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड में भी आप विभेद कर सकते हैं। तो विभेद करने के लिए भी प्रश्न पूछा जाता है। अगर इस तरह का प्रश्न आता है तो आपको सॉल्व करना चाहिए। यह एक अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, बाइनेम रिएक्शन और कैसे विभेद करेंगे। इस तरह विभेद करने के लिए अगर पूछा जाता है तो आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। अगली कड़ी में हम आपको NCERT में पूछे गए महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स के बारे में वीडियो भेजेंगे, जिसको आप देखेंगे और समझेंगे। इस तरह से आप अगर वीडियो देख करके तैयारी करते रहे तो परीक्षा में 100% अंक आप प्राप्त कर सकते हैं और इस वीडियो को देखकर इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही।